जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पढ़ाई भी जम के हो रहा होगा, अपने कंपटीशन की तैयारी में दिल से लगे होंगे। आज के हम इस क्लास में हम देखेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण। देखेंगे क्या वजह रहा जिसने अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए विवश किया। क्या शौक था या कुछ ऐसे हालात बने। हमें देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली के इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, किस शक्ति का उद्भव होगा तो किस शक्ति का पतन होगा। आज का वीडियो ये आपको तय करेगा। आज का वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट होगा कि यहाँ से भारतीय इतिहास की एक नई तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने का काम करता है, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसने भारतीय इतिहास को पूरी तरह बदल के रख देने का काम करता है। हम बात करते हैं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का। जो टाइमिंग था 1748 से लेकर 1767 तक रहा, और इस दरमियान अहमद शाह अब्दाली ने टोटल 7 टाइम्स 17 बार इंडिया के क्षेत्रों पे आक्रमण किया। थोड़ी सी बात हम पहले की देखिए तो 1747 ईस्वी में नादिर शाह की हत्या कर दी जाती है, और उसकी हत्या के पश्चात अहमद शाह अब्दाली कांधार का शासक बनता है, और शासक बनते ही यह अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम करेगा। यानी साम्राज्यवादी सोच के साथ साथ एक आप कह सकते हैं लुटेरा सोच का बंदा रहा। हम इसकी बात करें तो 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहला आक्रमण पंजाब पर किया। मुख्यतः इसका जो आक्रमण होगा वो पंजाब पे ही होगा, और पंजाब ही टारगेट है। 1748 में पंजाब पे पहला आक्रमण हुआ, तो वहीं दूसरा आक्रमण 1749 में हुआ। इन दोनों आक्रमण का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता। इस दरमियान बात करें तो भारत पे मुग़ल बादशाह की हम बात करें तो मुग़ल बादशाह अहमद शाह का शासनकाल होगा। अहमद शाह, जिसकी टाइमिंग 1748 से देखा जाए तो 1754 तक का टाइमिंग होगा अहमद शाह का। अहमद शाह का समय बड़ा ही आप कह सकते हैं विवादित और संसमय रहा। काफ़ी नाजुक दौर से गुजरा मुग़ल साम्राज्य। इस वक्त हालात ऐसे हो गए, फाइनेंस इतनी गिर चुकी थी कि प्रशासन को चला पाना बड़ा कठिन हो गया था। हम आगे की बात करें तो 1756 का टाइमिंग आएगा जब पहली बार अहमद शाह अब्दाली भारतीय सीमा में प्रवेश करता है, और प्रवेश कर उसने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। मतलब पंजाब के क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने की कोशिश करता है। ठीक इसके बाद 1757 में वह दिल्ली में प्रवेश करता है और मथुरा से होते हुए आगरा को लूटने का काम करता है। अब सोच के देखिए 1757 में यह दिल्ली को लूटने के साथ साथ आगरा और मथुरा को भी लूटता है। अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा रहा होगा। हमारे स्टेटस कितने गिर गए थे, मुग़ल साम्राज्य की स्थिति कितनी खराब हो गई होगी कि एक विदेशी आक्रांता भारत की मध्यवर्ती सीमा तक में आकर लूट के चला जाता हो। 1757 का जो दौर आपको याद होगा, हम बंगाल के इतिहास को पढ़ते हैं तो 1757 प्लासी के युद्ध के लिए फेमस है। 1757, और यहाँ पे 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश करता है। इसी कड़ी में हम आगे देखिए तो अब 1754 ईस्वी के बाद जो मुग़ल सम्राट होगा उसका नाम आलमगीर द्वितीय होगा। आलमगीर द्वितीय। इस समय की बात करें तो जो वजीर होंगे उसका नाम इमाद उल मुल्क होगा, और 1757 ईस्वी के इस आक्रमण या लूट के बाद अहमद शाह अब्दाली ने अपना एक दूत, जिसे अम्बासडर या प्रतिनिधि कह सकते हैं, रोहेला सरदार नजीब उद दौला को बनाकर वापस चला जाता है। सारी बातें ऐसी चल रही थी। भारतीय इतिहास को समझने के लिए यहाँ पे एक बात और आपको समझना होगा कि इस समय जो
परिस्थितियाँ थी भारत में, उस समय मराठा सर्वोच्च शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका था। मराठा एक ऐसा शक्ति था जो पूरे भारत को चाहे तो कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसकी स्थिति हर राज्य को लूटना था। वो भी एक लुटेरे की तरह अपनी ज़िंदगी को मतलब स्पेंड कर रहे थे। उन्होंने कभी भी एक केंद्रीय साम्राज्य की स्थापना की कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि हम पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम करें, भारत का नेतृत्व संभाले। कारण बिकॉज उस समय मुग़ल एम्पायर हिल चुकी थी, मुग़ल एम्पायर की जड़ें हिल चुकी थी। और इस समय तत्कालीन हम बात करके देखें तो यहाँ पे जो पेशवाओं का काल होगा, हम यदि मराठों की बात करें, जिसमें हमें देखने को मिलता है बालाजी बाजीराव का शासनकाल होगा। बालाजी बाजीराव का शासनकाल होता है। अब हमें यह देखना है कि कुछ समय के बाद 1758 में हम बात करें तो मराठा सरदार रघुनाथ राव पंजाब की तरफ मूव करता है और पंजाब में आकर रोहेला, पंजाब के बाद की हम बात करें तो दिल्ली की सीमा तक आकर दिल्ली में रोहेला सरदार नजीब-उद-दौला को उसे पद से पदच्युत कर देता है और उसे वहाँ से खदेड़ देने का काम करता है। जब यह सूचना अहमद शाह अब्दाली को मिलता है तो वह इसे अपना प्रतिष्ठा का विषय बना लेता है और उसके मन में मराठों के प्रति प्रतिशोध की भावनाएं जलने लगती है और अपने प्रतिशोध की आग को बुझाने के लिए एक बार फिर से अहमद शाह अब्दाली दिल्ली की तरफ मूव करेगा और मराठों के साथ जंग करने की मंसूबे से इंडिया में आता है। मराठा सरदार उस समय दिल्ली के बादशाह को अपना प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं। इसी कड़ी में 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली पानीपत के मैदान में आकर खड़ा होता है। दूसरी तरफ मराठों की फौज खड़ी होती है। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में भयंकर युद्ध होते हैं। इस युद्ध का नेतृत्व मराठों की ओर से पेशवा का बेटा विश्वास राव और उसका भाई सदाशिव राव कर रहे थे। इस भयंकर युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की सेना ने मराठों को बुरी तरह कुचल डाला। आप यूँ कह सकते हैं कि फसल की तरह काट के रख दिया। परिणाम इतना दुखद हुआ कि मराठा परिवार के एक एक घर से लगभग हर एक व्यक्ति की मौत इस जंग में होती है। इतनी बुरी तरह मराठों की पराजय होती है कि यहाँ से इतिहास के स्वरूप को बदल दिया जाता है। मराठा जो समय की सबसे बड़ी शक्ति थी, सर्वशक्ति के रूप में जानी जाती थी, पूरी तरह परास्त हो जाती है और भारत के छोटे छोटे राज्यों में अदम्य साहस फिर से जागृत हो जाती है। मैटर ये नहीं करता कि मराठा शक्ति उस समय हार जाती है और यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली का राज्य स्थापित होता है। ये परिणाम छोटा था, लेकिन सबसे बड़े परिणाम की हम बात करें तो आपको अपने माइंड में सजो के रखना होगा कि इस युद्ध का यानी 1761 ईस्वी के पानीपत के तृतीय युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव हम की बात करें तो वह था अंग्रेज़ों के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। अंग्रेज़ों के लिए रास्ते खुल गए कि पूरे भारत पे अपना राज्य कैसे स्थापित करना है, क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी शक्ति पराजित हो चुकी थी और सबसे बड़ी शक्ति का कमज़ोर होना अंग्रेज़ों के लिए उनके पक्ष में, उनके हित में, उनके साम्राज्यवादी सोच में काफ़ी मददगार साबित हुआ। तो ये आपकी एक छोटा सा अहमद शाह अब्दाली के संबंधित जानकारियाँ थी। आपको ध्यान एक चीज़ और रखनी है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं सीधे कि दुर-ए-दुरानी के नाम से किसे जाना जाता है। याद रखेंगे, दुर-ए-दुरानी के नाम से अहमद शाह अब्दाली को जाना जाता है। दुरानी एक वंश था जिसकी स्थापना अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किया जाता है। मैंने कहा कि कुल मिलाकर अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किए। 7वां और अंतिम आक्रमण मुख्य तौर पे पंजाब पर किया गया, जो जाटों को सबक सिखाने के उद्देश्य से किया गया, लेकिन इसका अंतिम आक्रमण सफल नहीं माना जाता।
तो आज की क्लास में आपको बस ये बातें ध्यान रखनी है जहाँ से खास क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रखना है कि दुर्र दुरानी के नाम से किसे जाना जाता है। बिल्कुल अपने आप को एक सीरीज़ में सजाएं कि जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे दुर्र दुरानी किसे कहा जाता है तो अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता है। इसके बाद की बात की जाए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे देखिए हम तो पानीपत का तृतीय युद्ध था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। खासकर किसी राज्य पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध किस तिथि को हुआ तो याद रखेंगे 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ। इसके पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1756 ईस्वी में हुआ और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। फिर से एक बार माइंड रखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। वहीं पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया। इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरी है। एक बात और याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पे कि जब पानीपत का जंग हो रहा था, युद्ध हुआ, उस समय मुग़ल बादशाह कौन था हमें याद रखना है, आलमगीर द्वितीय उस समय मुग़ल बादशाह होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए, लगे कि इस वीडियो से आपने कुछ लर्न किया तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में अपने दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें